बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9288 विद सादिया अफसाल। आज की तारीख 16 दिसंबर जो 51 बरस पहले 1971 में सकूते ढाका की सूरत में और 8 बरस पहले 2014 में सानेहा APS की सूरत में पाकिस्तान पर क़यामत बनकर उतरी। अपनों की नाअहली और बैरूनी साजिशों के बायस पाकिस्तान दो लख्त हुआ और सानेहा APS में भी 7 दहशतगर्दों ने पेशावर में एक स्कूल में 147 बच्चों को शहीद कर दिया। ऑब्वियसली इसमें असातिज़ा भी शामिल थे। आज 8 बरस हो गए सानेहे को। इसके बाद हमने देखा कि पूरी जो सियासी क़यादत है वो इकट्ठी भी हुई, एक नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया। उसके बहुत सारे नुकात पर बहुत अरसा बहस होती रही कि कहाँ तक उस पर अमल हो रहा है। अभी हाल ही में इस हवाले से दोबारा बात की गई थी और स्पेशली जब हम FATF की ग्रे लिस्ट में थे तब इसका बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता था। फिर पिछली हुकूमत में एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी बनी। नेशनल एक्शन प्लान के बाद हमने देखा कि दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत कामयाब ऑपरेशंस भी हुए, लेकिन इस बार एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। मुल्क की मईशत गिरती चली जा रही है। डॉलर देख लीजिए कि कहां से कहां पहुंच गया है। फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो आपके दिन ब दिन गिरते चले जा रहे हैं, लेकिन सियासी क़यादत डिवाइडेड है। पूरी कौम इस वक्त ऐसे नजर आता है कि पोलराइजेशन का शिकार है। अदम बर्दाश्त जो है वो अपने अरूज पर है। किस तरीके से मुल्क को इन चीज़ों से निकालना है, और ये जो सानेहात जो कि हर मुल्क की तारीख में हम देखते हैं कि ऐसे सानेहात मुल्क की तकदीर बदल देते हैं या एटलीस्ट आपको अपनी कोताहियों का एहसास दिलाते हुए आपको आगे की राह दिखाते हैं। हमारे सियासतदान जो हैं, हमारी जो क़यादत है वो इन चीज़ों से सबक क्यों नहीं सीख रही? क्यों अभी भी मुल्क को इतने ज़्यादा मुश्किल हालात में देखने के बावजूद इस वक्त इमरान खान साहब की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं डेली बेसिस पे वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, अर्ली इलेक्शंस के मुतालबे पर हैं और जनरल बाजवा पर तनकीद करने पर, वो जनरल बाजवा जिनको एक ज़माने में जिनकी बहुत ज़्यादा वो तारीफ़ें किया करते थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस चीज़ पर मुनहसर हैं। अगर PDM की हुकूमत की आप बात कर लें तो आपको सिर्फ और सिर्फ TV पर आकर आजकल ये बताया जाता है कि इमरान खान और उनकी अहलिया जो हैं वो तोशा खाना के तहाइफ बेच के खा गए। आज भी जो पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अताउल्लाह तारड़ साहब की बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन तहाइफ की तफसील बताई जो कि खातून अव्वल को तोशा खाना से उन्होंने लिए, और ये 3 ज्वेलरी सेट्स का उन्होंने हवाला दिया कि एक की कीमत 45 करोड़, दूसरे की कीमत 1.3 अरब और तीसरे की कीमत 3.3 अरब है। और इसमें खान साहब के जो गिफ्ट्स हैं उनको निकाला है। अगर उनको भी शामिल कर लें तो उन्होंने कहा कि 6 अरब की करप्शन जो है वो तोशा खाना के तहाइफ के ज़मन में की गई है। एक थोड़ी देर पहले एक ऑडियो भी लीक हुई, अगेन खातून अव्वल की मुबय्यना ऑडियो है जिसमें वो बनी गाला के जो निगरान बड़े करीबी रहे हैं खान साहब के साथ, ऑब्वियसली इनाम खान, उनसे वो बात कर रही हैं। मुबय्यना ये ऑडियो लीक हुई है जिसमें उनको बहुत ज्यादा डांट डपट की जा रही है इस चीज पर कि जो उनके घर तोशा खाना के तहाइफ आए थे उनकी तस्वीर क्यों लीक हुई या इनाम खान को उनके घर के एक नौकर ने क्यों भेजी। ये ऑडियोज हैं जो कि लीक हो रही हैं, इनका क्या मकसद है, और यके बाद दीगरे इस किस्म की ऑडियोज जो है वो मीडिया के को दे दी जाती हैं। ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर उससे पहले चलना शुरू हो जाती हैं। अपेरेंटली ये वो चीजें हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट में बैठे लोग हैं वो भी ये क्लेम करते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ ने इन्हीं चीजों के बारे में, इन्हीं मामलात के बारे में उस वक्त के वजीर आजम खान साहब को आगाह किया था जब वो ISI के हेड थे, और खान साहब को ऑब्वियसली उनकी बातें पसंद नहीं आई थी तो इसलिए उनको रिमूव कर दिया गया। ये हुकूमत की तरफ से एक मौकफ आपको आज भी सुनने को मिला। इन्हीं तमाम चीजों के हवाले से बात करेंगे और असल इशूज इस मुल्क के क्या हैं आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। सरदार लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर गवर्नर पंजाब हैं। खोसा साहब बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपका भी। और इमरान मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। इमरान मीर साहब, जरा आपके तज्ज़िये से मैं आगाज़ करना चाहूँगी आज। ये बताइए, ऑब्वियसली ये ऑडियोज़ हैं, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऑडियो आ जाती है। तोशा खाना के तहाइफ की तफसीलात आपको लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बताई जाती हैं। फिर दूसरी तरफ ऑब्वियसली खान साहब की डेली बेसिस पे प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, कल की तारीख उन्होंने दे रखी है कि शायद वो असेंबली तहलील करने की कोई डेट दे देंगे। आपकी नज़र में आज के दिन जब इतने बुरे सानेहात से हम गुजरे 16 दिसंबर को, 8 बरस पहले, 51 बरस पहले, हम वहीं के वहीं हैं, असल इश्यूज क्या हैं आपकी नज़र में मीर साहब? देखिए, कम से कम एक बात तो पक्की है कि असल इश्यूज इनमें से कोई भी नहीं है। देखिए, ना तोशाखाना से के तहत से आपका लेना देना है, ना मेरा को लेना देना है। ये मामलात हम देखते हैं, आपने जिक्र किया शुरू में 1971 के साल का, फिर 2014 में जो APS का वाकया हुआ, वो जो साने हुआ, बच्चे हमारे कत्ल हुए, वो देखते हैं। लेकिन इन दोनों में एक बात की मुमासलत है कि दोनों इतने बड़े सानेहात में हमने क्या सबक सीखा। मतलब हमारी जो हुक्मरान अशराफिया है या जो सियासी जमातें हैं या जो भी क़यादत है इस मुल्क की, उससे क्या सबक सीखा। यानी 71 में अगर देखें तो वहां उस वक्त भी जो सियासी कश्मकश थी वो अरूज पे थी। नतीजा हमने देख लिया, उसके बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे पहलू हैं, उस पर हम जाहिर है उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नतीजा क्या हुआ, पाकिस्तान का एक हिस्सा पाकिस्तान से जुदा हो गया। ठीक है जी। आज 2014 के वाकये को देखें तो वहां पे हमने उस वक्त हमें पता लगा हम दहशतगर्दी की लहर की लपेट में थे और हमने देखा उस वक्त TTP का शोर मचा, दहशतगर्दी की वेव आई और इतनी बड़ी वेव आई कि हमने जंगों में इतना नुकसान अपने मुल्क का नहीं किया जितना इस दहशतगर्दी की वेव में हमें ओवरऑल नुकसान हुआ। लेकिन उसमें सीखा क्या, दोनों चीजें जरा देख लें। यानी सियासी पोलराइजेशन के हवाले से अगर देखें तो मेरा ख्याल है आज हम उससे ज्यादा संगीन सूरत हाल में गिरे हुए हैं कि जो सारी जमातें हैं, यानी हुक्मरान और एक तरफ सारी अपोजिशन की PDM की सारी जमातें कर रहे हैं, किसी को भी इस चीज की फिक्र है कि हम किस मुआशी हालत से गुजर रहे हैं, किन हालात से गुजर रहे हैं। और वो आपकी बात सही है कि आज के दिन और इस सूरत हाल में मतलब हमें अगर हुक्मरान तबके के हवाले से देखें तो उनको ये फिक्र है कि तोशाखाना से क्या गया क्या। और जाहिर है उनका काम है एक दूसरे के साथ जब हेड ऑन है तो उन्होंने उनको गद्दा करने की कोशिश करनी है, उनका काम है उनके ऊपर कीचड़ उछालें ताकि गंद रहे। लेकिन उसमें से निकला क्या, मेरे लिए आपके लिए क्या निकलेगा, अवाम के लिए क्या निकलेगा, उसको तो सोचने की किसी को फिक्र नहीं है इस चीज में। और दूसरी बात जो सानेहा 2014 वाला APS वाला था, उसमें भी देखें कि दहशतगर्दी की लहर आई, TTP की बातें हुई, आपने जिक्र भी कर दिया कि उस वक्त बात हुई, एक्शन प्लान भी बने, फलां हुआ, ये हुआ, उस वक्त बड़ी एक दफा हमें लगता है कि ये चीजें बन गई, टीमें बन गई, फलां। लेकिन आज अगर हम देखें तो क्या हम ये बाज़गश्त नहीं सुन रहे कि बालाकंड रीजन में, अगर यहाँ हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब हैं, वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, इनकी गवर्नमेंट वहां पे है कि वहां पे क्या हालात हैं। जो हमें अपने जराये से वहां जो खबरें मिलती हैं वो तो जरा भी अच्छी नहीं है, वो तो ऐसी कुछ खबरें ऐसी हैं जो बताने वाली भी नहीं है शायद लोगों को। तो ये तो मतलब नजर आता है कि इसमें तो बिल्कुल सही है। और ऑब्वियसली ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हम हमेशा ये बात करते हैं और बड़े टॉक शोज भी होते हैं, कुछ अरसे के लिए होते हैं, किसी एक सानहे के बाद अनफॉर्चुनेटली हम फिर किसी नए सानहे के मुंतजर होते हैं। ये हमने देखा है पास्ट में भी, और फिर वापस वही चीजें दोबारा से वही डिस्कशंस जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। खोसा साहब, मुझे बताइए, अवाम के लिए महंगाई बढ़ रही है, एक परसीव्ड डिफॉल्ट रिस्क आपके मुल्क का बढ़ता चला जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ, फॉरेक्स रिजर्व्स आपके गिर रहे हैं, अवाम की जिंदगी मुश्किल तरीन होती चली जा रही है। ये हमारे हुक्मरान, हमारी सियासी क़यादत किस काम में लग गई है? सादिया, पहले तो मैं समझता हूँ आज का दिन एक पाकिस्तान के लिए बहुत ही कर्ब और अज़ियतनाक दिन, दोनों, चाहे वो 71 का 16 दिसंबर थी और या वो 16 दिसंबर 2014 की थी, यकीनन हमारे लिए बहुत ही बड़ा पाकिस्तान के लिए अलमिया था। एक में दो लख्त हुआ मुल्क, दूसरे में हमारे बच्चों को जिस तरह से शहीद किया गया 150 के करीब, वो भी एक दुनिया का यकता अलमिया था जिसने सारी कौम को हिला के रख दिया था। और उसमें कम से कम एक चीज़ जो निकली थी वो कौमी कंसेंसस था। नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया और उसके नतीजे में आपने देखा ज़रब अज़ब भी हुआ और रद्दुल फसाद की जो है हमने ऑपरेशंस भी हमारी अफवाज पाकिस्तान हुकूमत ने जो किए थे, और उसमें यकीनन हमारा 80,000 के करीब हमारी शहादतें भी हुई, लेकिन हमने कम से कम उसका कला कमा किया और हमने जो है मुतशद्दिदाना जो अंसर था मुल्क के अंदर से, हमने उनको निकाल बाहर किया और अपना जो है
कम से कम अपनी सरजमीन पाक को पवित्र किया, पाक किया और उनको निकाला। अगरचे अब फिर हमें बाकियात नज़र आ रही हैं, लेकिन क्या हमने उस अपनी सानहे को, दोनों सानहों को, क्या हमने उससे सबक सीख कर उसको अपनी, देखें कौमें जो हैं यकीनन सानहे होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि क्या उनसे आपने सबक सीखा, क्या आपने उस तकलीफ़ को अपनी ताकत के अंदर तब्दील किया। अपनी ताकत में अगर आप तब्दील करते हैं तो कौमें जो है वो उभर के निकलती हैं, कामयाबी से निकलती हैं, उसके ऊपर अबूर करती हैं और उसको जो है कन्वर्ट करती हैं अपनी स्ट्रेंथ में। हमें काश के हम अपनी स्ट्रेंथ में इसको तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अब फिर हम देख रहे हैं कि जो पोलराइजेशन जितनी इस वक्त हो रही है और जितनी फरोई और सानवी बातों पे हम उलझे हुए हैं, क्या ये कौमी कोई इस वक्त इशू है? क्या तोशा खाना और क्या ये जो है जो वीडियोस लीक हो रही हैं, ये शर्मनाक बात है। मैं समझता हूँ कि हमारी वीडियोस लीक हो रही हैं, इस तरह से प्रिवेसी और सीक्रेसी जो है वो उसकी पामाली की जाती है और हम फख्र से सारे टीवी चैनल्स जो है भर के दिखा रहे हैं। ये शर्म आना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी सेफ नहीं है तो फिर आपकी नेशनल सिक्योरिटी जो दोनों 71 वाली भी और आपकी जो है 2014 वाली भी नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच था। तो क्या आपने क्या सबक सीखा कि नेशनल सिक्योरिटी आपकी इस तरह से पामाल होती है? आपने सिर्फ जो है ये इनको इस्तेमाल करना है किसी की पगड़ी उछालने के लिए और इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए, या आपने वाकई अपनी स्ट्रेंथ में करना है? तो मैं समझता हूं कि इश्यूज आपके इतने गंभीर हैं कि किसी को इलेक्शन की पड़ी है, सही पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस वक्त अगर ये कहा जाए कि हमारी सियासी लीडरशिप जो है वो किसी भी लेवल पे जाने को तैयार है, तो ऑनेस्टली ऐसा ही इस वक्त नजर आता है। आप सही कह रहे हैं, कभी ऑडियोज आ रही हैं, कभी वीडियोज आ रही हैं, और उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान की या उनकी अहलिया की, उनके घर की, वजीर आजम ऑफिस की, अभी भी रिसेंटली हमने देखा इस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ की जो है वो भी ऑडियोज हमारे सामने आ गई थी। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो बताइएगा आपकी नज़र में ऑब्वियसली ये वो सारे इशूज़ हैं जिसमें इस वक्त आवाम को उलझाया जा रहा है, मुल्क को उलझाया जा रहा है, बट असल इश्यूज़ जो इकॉनमी से रिलेटेड हैं वो वहीं के वहीं हैं। आप किस तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं? हर साने के बाद हम कहते हैं ओ नाउ दिस इज़ टाइम फॉर सोल सर्चिंग, अब हमें बैठना चाहिए, सोचना चाहिए, आगे की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। कहाँ है स्ट्रैटेजी, किधर गई? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत ही अहम दिन है और बहुत ही पर्टिनेंट पैनल आप लेके आए हैं। लेकिन 16 दिसंबर 1971 को मैं तो अभी और आप भी हम तो उस वक्त जाहिर है पाकिस्तान में जाहिर है हम नहीं थे, वी वर नॉट बोर्न, लेकिन इतना कुछ पढ़ा है उसके बारे में और इतना कुछ वीडियोस में मेरी अपनी फैमिली ने सफ़र किया है, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर जो हैं वो लड़े वहाँ पे, और मेजर मोहम्मद अली साहब 13 लांसर्स आर्मड कोर मेरे मामू हैं, माशाल्लाह हयात हैं, गाजी हैं। ही वेंट देयर, देन ही बिकेम POW। और जो जब एक घर का एक फर्द लड़ता है तो वो सिर्फ वो नहीं लड़ता, पूरी फैमिली एक तरह से इफेक्ट होती है। और उनकी याद में मेरे नाना फौत हुए, मेरी नानी जो है वो उनको बड़ी वो कर्ब से गुजरी। तो आई कैन फील व्हाट हैपेंस विद द फैमिलीज ऑफ मार्टर्स एंड गाजीज। तो 71 का सानहा, हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि वी शुड फील द सेंस ऑफ लॉस, दैट वी लॉस्ट हाफ ऑफ आवर कंट्री, हाफ ऑफ पाकिस्तान। बल्कि जो AK फजलुल हक साहब थे या जो पाकिस्तान बनाने वाले बहुत से लोग तो ईस्ट पाकिस्तानी थे, और गलतियां हम सबसे हुई। भुट्टो साहब का भी उसमें एक नाम आता है, लेकिन सिर्फ उन पे जिम्मेदारी डालना भी काफ़ी नहीं है। असल में तो उससे पहले जो डेकेड्स गुजरे, जो कमाईगी का शिकार हुए बंगालीज, और जो जिनको हम लोग कम देखते थे यहाँ से, सच्ची बात करें जब तक आप आगे नहीं जाएंगे। और फिर आखिर में जाके पिछले दिनों बाजवा साहब ने, आपको याद होगा, ये बयान दिया था कि ये सियासी बाजवा साहब की तो मैं बात नहीं करना, बाजवा साहब की कहानी बड़े बात की है। बाजवा साहब को छोड़े, मैं जिस बात की तरफ जाना चाह रहा हूँ वो ये है कि नहीं 1971 के हवाले से उन्होंने बयान दिया था कि सियासी नाकामी उन्होंने करार दिया था। वो भी चले गए, उनकी बातें भी चले गई, उन पे किसी और दिन प्रोग्राम कर लेंगे। लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। 16 दिसंबर 1971 का जो सानहा था
सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपनी आने वाली नस्ल को बताएं कि हमारे साथ हुआ क्या है। हमने गलतियां भी की लेकिन मुक्ति बाहनी और हम साजिश का शिकार भी हुए। दुश्मन हमारा बड़ा चालाक है, बड़ा अय्यार है। हमारी गलतियों, हमारी फॉरेन लाइंस को उसने यूज किया और कुछ हमारी गलतियां थी, कुछ ईस्ट पाकिस्तानीज की भी गलतियां थी, बंगालीज की भी गलतियां थी। बताए ना, वो तो सोने का बना दिया। वो जो कहते थे कि पर्सन की खुशबू आती है, ठीक है, हमने गलतियां की, उनका हक था, उनको इख्तियार देना चाहिए था। तो वो जो पिछले 2 डेकेड्स गुजरे, दूसरा जो 2014 का हुआ है, जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, आज आप उनके लवाकिन को प्रोग्राम में लाएं ना, उनसे बात करें, वो सेटिस्फाइड नहीं है। जिस तरह अरशद शरीफ शहीद की माँ अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है। सच बोलें अपने आप से, हम अपने मुल्क को आगे लेके जाएं तो हम अपनी गलतियां ठीक करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज पाकिस्तानी जो हैं 16 दिसंबर 1971 को याद करके क्या हम ये फैसला कर रहे हैं कि हमने अपनी जात से, अपनी जमात से निकल के अपने मुल्क का सोचना है। 1.5 इंच की मस्जिद में हर कोई बैठा हुआ है, सब ने अपने अपने लीडर को एक छोटा सा खुदा बनाया हुआ है और दूसरा जो है वो फिरौन बन गया है। और जो आपने बात की, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। इस वक्त सिर्फ एक नुक्ते पे हम सबको बात करनी चाहिए कि इस मुल्क को हम इस मुश्किलात से कैसे निकालें और आइंदा से 1971 जैसे सानिहात ना हो। एक बात मैं इसमें करूंगा, बात मेरी लंबी हो रही है। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि मैं अगर सही हूं तो जरूरी नहीं है कि आप गलत हों, हम दोनों सही हो सकते हैं। सिर्फ फर्क यह है कि मैं इधर से देख रहा हूं, आप उधर से देख रहे हैं। पॉलिटिकल स्पेस दें, अपनी बात करें लेकिन दूसरे को सुने और ये जरूर रियलाइज करें कि मुल्क हमारा साझा है। आपस की लड़ाई में इसको आग ना लगाएं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए, आप जितनी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं, खोसा साहब ये बातें कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली बाकी लोगों को मुझे यही समझ में नहीं आता क्यों नज़र नहीं आ रही हैं सियासी जमातों में बैठे हुए उन लोगों को जो इस वक्त फैसले ले रहे हैं, जिनके हाथ में मुल्क की बागडोर है। आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त अपने अपने लीडर को जो है वो बिल्कुल ही खुदा बनाकर बैठे हुए हैं। मुझे वो मरियम नवाज साहिबा का जुमला याद आ गया कि नवाज शरीफ साहब कायद बड़ा छोटा लफ्ज़ उनके लिए है, लीडर बड़ा छोटा लफ्ज़ उनके लिए है। अब तो वो इमाम बन गए हैं, कारकुनों के लिए वो इमाम का दर्जा रखते हैं। सो सारे फिर इसी तरीके से अपनी लीडरशिप को लेकर चल रहे हैं। मीर साहब मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे। मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से आते हैं तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी ब्रेक पे जाने से पहले अली मोहम्मद खान साहब बात कर रहे थे इंसाफ के हवाले से, कानून के हवाले से। आज इमरान खान साहब भी वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि अगर कानून की हुक्मरानी ना हो तो फिर कौमें जो हैं वो तरक्की नहीं करती। अब मसला ये इमरान मीर साहब कि इंसाफ जो है वो बड़ी, कहते हैं ना, रिलेटिव टर्म है। अगर किसी के हक में फैसला आ रहा है तो वो बड़ा खुश होता है कि मेरे साथ इंसाफ हो गया है, बिल्कुल कानून के मुताबिक फैसला हुआ है। अगर खिलाफ आ जाए तो नहीं माना जाता और कहा जाता है कि हमें तो दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, विक्टिमाइज किया जा रहा है। अभी यही मौकफ नून लीग का नवाज शरीफ की नाअहली के वक्त था। अभी इमरान खान साहब को लगता है कि उनके साथ भी आने वाले दिनों में ये जुल्म होने जा रहा है। तोशाखाना केस के अंदर उनको नाअहल करार देने की वो कहते हैं पहले से तैयारियां जो हैं मुकम्मल हैं। मुझे ये बताइए कि सियासी मामलात में ये जो अदालतों का किरदार है, या अदालतें जब सारी सियासी जमातें केसेस लेकर अदालतों में जाती हैं तो जजेस साहिबान के रिमार्क्स आते हैं कि भाई आप लोग अपने मामलात खुद देख लें, आप लोग क्यों आते हैं हमारे पास। तो क्या सियासतदान इतनी ज्यादा खुद को अहमियत दे रहे हैं? जो इनके पास फोरम है पार्लियामान, जहां पे इनको फैसले करने चाहिए, वहां हो रहे हैं? देखें, एक बात बुनियादी समझे, मैं असल में अली मोहम्मद खान साहब बड़ी सीधी सीधी बातें करते होते हैं। मैं उनकी बात पे थोड़ा सा हो रहा था कि बड़ी बोल्ड बातें करते हैं। मुझे उनकी बात बड़ी पसंद आई कि उन्होंने कहा जी कि सब लोगों ने, सब पार्टियों ने अपने अपने लीडरों को मतलब खुदा बनाया हुआ है, एक ऐसा दर्जा दिया हुआ है। और बात यह है कि असल में लेकिन होता यह है कि जब जो भी अपनी अपनी पार्टी की लीडरशिप के पास जाके शायद इस तरह की खुली बातें, मुझे नहीं मालूम होती होंगी कि नहीं होती होंगी, ताकि फिर अगर ये होती हो इस तरह से तो शायद इस तरह की गलतियां लीडरशिप ना करे। अब इस बात पे आता हूं कि जो आपने बात कही कि इंसाफ का, देखें हम लोग अदालतों के लोगों को तो नहीं चुनते, मैं और आप जो चुनते हैं अदालती लोगों को तो नहीं चुनते।
हम और आप जो चुनते हैं वो जर्नैलों को तो नहीं चुनते, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को तो नहीं चुनते, हम चुनते हैं इन लोगों को। कोई पीटीआई को समझता है कि ये लोग अच्छे हैं, उनको चुन लेगा, कोई नून लीग के लोगों को अच्छा समझता है, उस जमात को उसको चुन लेगा, कोई पीपल्स पार्टी को अच्छा समझता है तो वो उनके लोगों को चुन लेगा। यानी कहने का मकसद ये है कि इक़्तिदार में अपने मसाइल हल करने के लिए, इस मुल्क के मसाइल हल करने के लिए, यही वो इंसाफ जिसके लिए अपोजिशन में आके सारे चीखते हैं, सारे रोते हैं, उसके लिए हम इन लोगों को मुंतखब करते हैं। लेकिन जब ये इक़्तिदार में आते हैं, मिसाल के तौर पे आज मिसाल ले लें कि आज जो इक़्तिदार में बैठे हैं वो मतलब उनकी प्रायोरिटी क्या है कि वो तोशा खाना की चीजें लहरा लहरा के बता रहे हैं कि जी तोशा खाना से ये हो गया, तोशा खाना से वो हो गया। लेकिन अगर बिलफर्ज थोड़ा सा ये इसका मंजर तब्दील कर दें कि कभी कल को साल बाद, 2 साल बाद अगर इन्हें दूसरी साइड पे बैठना पड़े तो यही लोग चीख रहे होंगे। और कुछ अरसा पहले तक, आज से साल पहले तक, यही अब जो आज इक़्तिदार में है ये उस वक्त रो रहे थे और चीख रहे थे। और आज जो अपोजिशन में है अगर वो देखें तो उस वक्त जब बहुत सारी जातियां हो रही थी, चीजें हो रही थी, लोग कहते थे कि कभी किसी पे हीरोइन डाल दी और कभी किसी पे कुछ डाल दिया, तो उस वक्त मतलब इनके अपने अंदर कैंप से आवाजें आती थी कि ये नाइंसाफी है। तो ये लोग क्यों नहीं ऐसा इंसाफ का निजाम लेके आते जो मेरे और आपके लिए यकसा इंसाफ का निजाम लेके आ सके, जिसमें नवाज शरीफ साहब को जब वो अपोजिशन में हो तो उनको इंसाफ मिले, जब इमरान खान साहब अपोजिशन में हो तो उनको अदालतों के धक्के ना करने पड़े, उनको इंसाफ मिले, जब आजम स्वाति साहब अपोजिशन में हो तो उनको इंसाफ मिले, या दीगर लोगों को भी इंसाफ मिले। ऐसा क्यों नहीं करते जब ये इक़्तिदार में आते? देखिए, पता तो टेस्ट तो इंसान का या लीडरशिप का वही होता है जब उसके पास इख्तियार इक़्तिदार आता है। जब मैं अब यहां बाहर बैठा हूं, मैं जितनी मर्जी बातें कर लूं, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, मैं तो शोर ही मचा सकता हूं, मैं मुजम्मत कर सकता हूं या बातें कर सकता हूं, तकरीरें कर सकता हूं। लेकिन असल में जिम्मेदारी तो उन सियासी लोगों की है जिनके पास जब इख्तियार और इक़्तिदार आता है, वो क्यों नहीं ये करते? तो वो तब क्या करे? एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही। अच्छा, ये खोसा साहब बात दुरुस्त है। उस वक्त ऑब्वियसली जो अब पीडीएम है, वो पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें, उस वक्त वो ये बातें करते थे, चाहे वो मरियम नवाज की गिरफ्तारी हो, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का मामला हो, फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी का मामला हो, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, सब पे केसेस बने, सब कहते थे कि जी सियासी विक्टिमाइजेशन जो है वो हमारे साथ हो रही है। आज उस वक्त के हुक्मरान, अब जो अपोजिशन में खान साहब, वो ये बात करते हैं कि जी मेरे बस में तो कुछ था ही नहीं, नैब जो है वो किसी और से इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, नैब को बाजवा साहब कंट्रोल कर रहे थे। अब आज जितनी लंबी चौड़ी फहरिस्तें खान साहब को लेकर बताई जा रही हैं टीवी पे इस पीडीएम की तरफ से, कल को ये भी कह रहे होंगे कि जी हमारे बस में तो कुछ था ही नहीं। ये इतने बेबस है सियासतदान, इतने लाचार क्यों हो जाते हैं हुकूमत से निकलने के बाद? सादिया, थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें कि मैं अपना उस बात को तकमील कर लूँ। देखिए, ये जो मुतशद्दिदाना आंसर है ये वहीं ख़त्म नहीं हुआ था। आप देखें कि इसी दिसंबर के महीने में 2007 में रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को भी उन्हीं अंसर ने इनको भी बीबी को शहीद किया था लियाकत बाग के बाहर। अगर आप देखें तो ये जो है फिर दोबारा हमने देखा कि मोहतरम इमरान खान साहब पर अटैक हुआ और वो बाल बाल बच गए। वो मैं समझता हूँ कि ये क्यों कर रिपीट हो रहे हैं ये चीज़ें, और आज भी वही जो है आंसर जो है हमारे यहाँ मुल्क के अंदर सवात में और दूसरी जगह पे लोग जो है एहतजाज कुना है कि तालिबान टीटीपी को हम जो है यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वहाँ से भी जो है बॉर्डर्स पे जितनी आज हमले और अटैक्स हो रहे हैं उस जानिब से भी, और ईस्ट और वेस्ट दोनों जानिब से पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया जा रहा है, आप देखें कि हम फिर उसी स्पेल में वापस क्यों घूम फिर के आ जाते हैं। और क्या हमारे ना नेशनल कंसेंसस नहीं बन सकता है कि हम अपनी मादर वतन का भी तहफ़्फ़ुज़ करें और इसी तरह हम जो है लोगों से प्यार करना सीखें, धरती से प्यार करना सीखें। हमने धरती को पहले 2 लफ्ज़ कर लिया, हमने बहुत सारी जानों की नजराने दी, 80,000 तो एक गया, हमने क़यादतें खोई हैं अपनी और बच्चे खोए हैं अपने। तो क्यों कर हमें ये इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि कौमी कंसेंसस जो है आपको सिर्फ मोहब्बत करने से होगा, प्यार करने से होगा, नफ़रतों से नहीं होगा। हमने तो सियासत को नफ़रतों में तब्दील कर दिया है। अब हम एक दूसरे से मिलकर बैठने को
तैयार नहीं है, हम बात करने के लिए तैयार नहीं है, हम इशू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करने के लिए तैयार नहीं है, हम जो है फरोई मसाइल को लेकर एक दूसरे पर चढ़ दौड़े हैं, गालम गलूच कर रहे हैं, और हमने अपने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है अवाम को और धरती को। जो कुछ तो ये कह रहे हैं कि लोग हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, श्रीलंका का अशर भी हमने देखा है किस तरह से कौमें बिखर जाती हैं। तो क्यों नहीं हमें ये एहसास होता? आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं अर्ज़ करूं कि देखें, यही हमारी बदकिस्मती है कि हम जब जिस तरह बिल्कुल सही कहा गया, जब हम ऑपोजिशन में होते हैं तो हम सारी दुनिया के हमें बुनियादी हकूक याद आ जाते हैं, इंसानी हकूक याद आ जाते हैं, जुल्म और तशद्दुद याद जाते हैं, पुलिस स्टेट और इस्टेब्लिशमेंट स्टेट हम कहना शुरू कर देते हैं, और जब हम इक़्तिदार में आते हैं तो हमें वही चीज़ें जो है अच्छी लगने जाती हैं और हम उनको अपनाने की कोशिश करते हैं और अपनी बेबसी का इजहार करते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं था। देखें, ये मेरे ख्याल में वी हैव टू ग्रो अप। हमारे यहाँ मैच्योरिटी पर अभी तक नहीं आई है, और जिस तरह सही कहा गया कि काश के हम लोग मुंह पर भी सच्ची बातें कर सकें अपनी क़यादत की, तो फिर शायद इस तरह से जो है रऊनत ना आए, इस तरह से जो है लीडरशिप भी जो है वो अपना वर्कर की बात सुने और उनको एहसासात का पता हो। अगर ऑल इज़ वेल का नारा मारेंगे तो फिर जाहिर है कि वो कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, ये एक आदमी पागल है जो ऐसी बातें कर रहा है, मेरे खिलाफ बातें कर रहा है। तो मेरे ख्याल में वी ऑल हैव टू ग्रो अप एंड सच कहना चाहिए, सच मुंह पे कहना चाहिए, तभी हमारी इस्लाह होगी। आदत को काफी खराब कर देती। यकीनन असल में हमने तो असल में सादिया देखे, हमने तो जो सियासी क़यादत है या मजहबी क़यादत है उनको तो इंसान समझ नहीं छोड़ दिया। हम समझते हैं कि ये कोई मैं कह रहा हूं कि हमने तो जो सियासी क़यादतें हैं या मजहबी क़यादतें हैं, हमने तो उनको इंसान समझ नहीं छोड़ दिया। हमारे जो उनके जो करीबी इस तरह के जो होते हैं, खुशामदी होते हैं, वो तो उनको ऐसा आसमान पे चढ़ाते हैं कि वो फिर नीचे आने का नाम ही नहीं देते। उनको बताया जाता है कि जनाब आप तो बस जिले इलाही हैं, आप जो फैसला करते हैं वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। हालांकि बतौर इंसान देखें, बतौर इंसान नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, इमरान खान साहब हों, ये अच्छे फैसले भी करते होंगे, ये गलत फैसले भी करते होंगे, लेकिन हम ये कहने की जरूरत नहीं रखते कि जनाब आपसे ये गलत फैसला भी सरजद हो गया। ये सही, हाँ जी एग्जैक्टली। अली मोहम्मद खान साहब भी बताइए, देखें अभी जो हम बात कर रहे हैं ये कल को शायद ये पीडीएम हुकूमत से निकलेगी ना, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें आपको आवाम को मीडिया के जरिए बताना शुरू कर देंगे कि देखें उस वक्त ये था तो हमने ऐसा किया, तो हमारे बस में ये नहीं था, वो नहीं था। ये हर सारी हुकूमतें हुकूमत से निकलने के बाद बता रही होती हैं कि हम कितने बेबस थे, कंट्रोल कहीं और था। अभी जो खान साहब बता रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन वो कोई ना कोई नया इंकशाफ करते हैं, चाहे वो नैब के हवाले से हो, इलेक्शन कमीशन के हवाले से हो, नाम कहाँ से आए, क्या हुआ। अभी आपको लगता है कि हम जब इतने बड़े बड़े सानेहात से सीखने की बात कर रहे हैं तो खान साहब ने ये सीख लिया है कि भाई अब अगर दोबारा मौका मिला, दोबारा इक़्तिदार में आए तो ये गलतियां रिपीट नहीं होंगी? देखिए, इंसान वक्त के साथ बहुत कुछ सीखता है। इमरान खान साहब जो हैं पाकिस्तान की जो पिछली 40-50 साल की जो हिस्ट्री है, 47 से नहीं मैं बात कर रहा, 70s के बाद बात कर रहा हूँ, तो ही इज वन ऑफ दी सक्सेस स्टोरीज कि सिस्टम के आउटसाइडर थे वो, और ही वाज लाइक हैव नॉट, और वहाँ से सफ़र शुरू करके वज़ीर आज़म बने, इक़्तिदार में आए। हमसे गलतियाँ भी हुई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो आपने बात की है बिल्कुल, खान साहब को बहुत चीज़ों का एहसास हुआ भी है, और इक़्तिदार उससे निकल के इंसान बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ भी करता है। इन द हाइंडसाइट व्हेन यू थिंक बैक, आप कहते हैं कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट टाइम जब खान साहब की आएगी तो उसमें मज़ीद बेहतरी होगी। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, और जो हमारा मुल्क है, बदकिस्मती से चूंकि हम 150-200 साल की, बल्कि 100 साल की तो ठीक ठाक पक्की गुलामी करके निकले थे अंग्रेज की। वो 1757 से आगे का एक साल जो था उसमें उस तरह से नहीं था, लेकिन 1857 के बाद 47 तक तो 101 साल गुलामी के ही थे। उसके बाद से हमने अपने लोगों के जहनों पे उस तरह से काम नहीं किया कि हम गलत को गलत कहें और अपने मुल्क और अपने सिस्टम को हम ओन करें। देखिए, हम सारा ब्लेम टॉप लीडरशिप पे डालते हैं। यस वी आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम आपका दरवाजा नॉक करके कहते हैं कि हमें वोट दो, कोई जज या जनरल नहीं आता कि मुझे बनाओ। तो यस, जब अभी बात हमारे बड़े भाई ने की है, आई एम एग्रीइंग विद हिम कि हम, लेकिन एज अ नेशन मुझे बड़ा दुख होता है एज अ नेशन। मैंने
परसों तरसों ये बात की कि हम ओन करें अपने मुल्क को, इसके इदारों को, इसकी प्रॉपर्टीज को, अपने मुल्क की रोडों को ओन करें, अपने मुल्क के अस्पतालों को ओन करें, अपने मुल्क के लोगों को ओन करें और नफरत ना करें कि मैं अगर रास्ते में सुबह जा रहा हूं, बच्चों को ले जा रहा हूं, मैं देखता हूं मिनिस्ट्री के टाइम पे भी मैं सुबह खुद जाता था, क्योंकि बच्चों को, और ये मैं सबको कह रहा हूँ, जो भी जितने भी कोई अपने आप को बड़ा कोई 30 मार खान नहीं है भाई। लोग कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम निकालो, आपका सबसे बड़ा हक आपके बच्चों का है। उनको आप बताओ कि स्कूल एंड एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो आप अगर बहुत बड़े बिलियनियर भी हो तो टाइम निकाल के बच्चों के साथ आप जाओ स्कूल वगैरह। तो मैं सुबह जब जाता हूँ, आज भी जाता हूँ, देखता हूँ ये सबको एक दौड़ लगी हुई है, ऑफिस में दौड़ लगी हुई है। किस चीज की दौड़ है भाई? जब मैं मिनिस्ट्री में था, ये खोसा साहब को इसका अंदाजा होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट में रहे हैं, 5 बजे आपकी होती है छुट्टी। ये अब एक ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ। सरकारी, मेरे अबू सरकारी मुलाजिम थे, तो कोई उस पर नाराज ना हो, क्योंकि मैं खुद अपने आप को ये कह रहा हूँ कि सुबह आपकी 8:30-9 बजे जो टाइम है, सुबह तो बड़े आराम से आएंगे, दोपहर की जोर की नमाज में आपकी आधे घंटे की ब्रेक को 2 घंटे तक खींच लेंगे। 5 बजे पूरी दौड़ लगेगी कैबिनेट डिवीजन से, एक गाड़ियों की कतारें। ठीक है, ये चीजें हम ओन क्यों नहीं करते? अपने मुल्क को हम रास्ते में एक दूसरे पर चल रहे हैं। एक स्कूल में आए हुए बच्चों के पेरेंट्स, ये एक ट्रेंड है, मैं पाकिस्तानी आपको कल्चर बता रहा हूं कि सारा गुनाह तो जरदारी और इमरान खान इनके हम सर कर देते हैं। ये जो एक स्कूल से एक ही पेरेंट्स हैं, आपस में मिलते भी हैं, गाड़ियों में बैठ के एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं। नोबडी इज गिविंग वे, नोबडी अच्छा देखते हैं, पुलिस वाला नहीं है, इशारा तोड़ दो। दुबई में तो कोई नहीं आप इशारा तोड़ते। ये चीजें हमने क्यों की? आपने बड़ी अच्छी इसमें वजह है, देखें मुझे इसमें हमने किया ये है कि हमने अपने पाकिस्तानी को वापस आएंगे, प्रश्न को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम जितने भी मसाइल का जिक्र कर रहे थे, जिसपे खान साहब बार बार कहते हैं कि वाहिद हल मुल्क को इन तमाम इशू से निकालने का फौरी इलेक्शंस हैं ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। और कल ये तवक्को की जा रही है कि वो पंजाब और KPK के असम्बलियां तहलील करने की तारीख दे देंगे। अभी अभी खबर ये आई है कि चौधरी सालेक हुसैन, अब जाहिर है ये पहला मौका है कि इस एक खानदान में इन सियासी वजूहात के बिना पे दरार आई। इमरान मीर साहब, चौधरी सालेक का अभी बयान आया, उन्होंने ये दावा किया है कि परवेज इलाही साहब, CM साहब जो हैं, वो PTI के MPS को उन्होंने 2 बिलियन की ऑफर की है कि वो इमरान खान साहब को कन्विंस करें कि वो असम्बली तहलील ना करें। आपको क्या लग रहा है चौधरी सालेक के इस दावे में? एक तरफ तो बार बार बयान उनकी तरफ से, परवेज इलाही साहब की तरफ से, मोनिस इलाही की तरफ से आ रहे हैं कि जी खान साहब जान भी मांगेंगे तो हम दे देंगे, तो ये क्या मामला है? देखें, चौधरी साहब के इस दावे पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, वो बेहतर बता सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं, पैसों का लेन देन है क्या नहीं। लेकिन एक बात तो देखें तय है कि ये बात खुद खान साहब ने भी इस चीज का एतराफ किया है कि चौधरी साहब के कैंप में चौधरी साहब और चौधरी मोनिस इलाही साहब दोनों चाहते हैं कि अभी असेंबली न तोड़ी जाए, इसको ताखीर किया जाए। ठीक है, ये तो बात पक्की है। इवन जो मेरी मालूमात हैं, हमारे जो सहाफी दोस्त हैं जिनसे बात होती KP में भी, वहां भी एक गालिब राय ये है कि अभी असेंबली न तोड़ी जाए। ये तो राय है। देखें, जो फैसला करना होता है वो लीडरशिप ने करना होता है। जरूरी नहीं होता कि वो आपकी इस राय से एग्री करें या ना करें, क्योंकि उनके जहन में अगर कुछ चीज ऐसी चल रही है जो खाका है, वो उसके मुताबिक फैसला करेंगे। आप खान साहब को पाबंद तो नहीं कर सकते कि वो क्या फैसला करें। लेकिन ये बात बहरहाल मौजूद है कि चौधरी साहब असेंबली तोड़ने पे राजी नहीं है। और यहां तक भी खबर है, आज बल्कि हमारे टीवी चैनल पे भी ये चली खबर कि वो कुछ मामलात लो और दो की बुनियाद पे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, सियासत में, हमारी सियासत में अनफॉर्चुनेटली है ही ऐसा कि हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कुछ चीजें मुझे दे दो, कुछ मैं आपको फेवर्स दे देता हूं, तो इस तरह से आगे चलते हैं। प्रिंसिपल्स की बातें नहीं होती यहां। जी सॉरी, आपने कुछ मुझसे कहा? मैं कह रही हूँ सीट एडजस्टमेंट की जो खबरें आ रही हैं अगले इलेक्शन में, काफ लीग और पाकिस्तान बिल्कुल आ रही है। काफ लीग की जो डिमांड है, टाइम थोड़ा मैं बात इसी इशू पे जरा खोसा साहब और अली मोहम्मद खान साहब की भी जरा राय ले लूं। जाहिर अब चौधरी सालेक साहब बताएंगे कि उनके पास उन्होंने जो दावा किया है कि परवेज इलाही साहब MPS को ये 2 बिलियन की ऑफर की है कि वो कन्विंस करें। बट बहरहाल खोसा साहब, एक तरफ तो इस पे आप लोगों की अलग राय है कि फौरी इलेक्शंस में जाना हल नहीं है मसाइल का, लेकिन आपको क्या लग रहा है सारी सूरत हाल देखते हुए पंजाब
पंजाब की और KPK की असम्बलियां तहलील हो जाएंगी और फिर 90 दिन के अंदर अंदर वहां पे इलेक्शंस हो जाएंगे? सादिया, ये कैसा मजाक है। एक तरफ तो खान साहब ने जो है वो एक दिन साइफर निकाल के कहा ये देखें जी साजिश हो गई है और मेरे खिलाफ वगैरह वगैरह, और दूसरे दिन 26 नवंबर को जब फरमाते हैं कि जी मैं तहलील करूंगा, तो उस वक्त क्यों नहीं दो कागज़ निकाले, एक वज़ीर आला पंजाब का और दूसरा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, और ऐलान फरमा देते कि मैंने ये असम्बलियाँ ये तोड़ दी हैं और ये जा रहा है, ये गवर्नर के पास दोनों जो है ये एडवाइसेस जा रही हैं, टूट जाती, ख़त्म बात। अब अगर मुझे बताएं कि आप नया एक वज़ीर लेते हैं, सूबाई वज़ीर लेती है पंजाब काबीना में चीफ मिनिस्टर साहब, वज़ीर आला साहब, ये कोई लंबी पुरानी बात नहीं है। तो क्या ये तहलील के जो आसार होते हैं कि आप नए वज़ीर ले रहे हैं, तो क्या आप तहलील करने के लिए ये जा रहे हैं? तो ये देखें, तहलील नहीं होगी असेंबली, ये जो है 17 को भी सिर्फ वादा फरदा पे मोहतरम इमरान खान साहब इसको लेके जाएंगे। आप देखती जाएं किस ऊंट किस करवट बैठता है। तोड़ने वाले इतनी तवालत नहीं किया करते, टाइम इज ऑफ द एसेंस। कभी भी इतनी जब ताखीर हो जाए तो फिर उसमें नहीं होता। और फिर परवेज इलाही साहब तो पब्लिकली कह चुके हैं कि मोहतरम इमरान खान साहब 4 महीने तक तो ये वजन है कि खान साहब ने अगर ये करना होता तो उसी दिन कर देते ऐलान, जिस दिन लॉन्ग मार्च खत्म हो रही थी, मुशावरत करके आते। वो ये ना कहते कि मैं मुशावरत कर लूं और उसके बाद फिर, और उस दिन भी आपको याद होगा उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम असम्बलियां तोड़ देंगे, असम्बलियां तहलील कर देंगे। उन्होंने कहा था कि असम्बली से बाहर निकलने का फैसला करेंगे मुशावरत के बाद। लेकिन बहरहाल अब क्योंकि मामला तहलील की जाने भी बढ़ा, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, क्या कल भी हम देख रहे हैं कि 8 बजे जो बार बार शेख रशीद कह रहे हैं कौम से अहम खिताब करेंगे, खान साहब कल ये बता रहे होंगे कि अभी हमने फैसला किया है कि फिल वक्त हम असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे और हम चाहते हैं पूरे मुल्क में साथ ही इलेक्शन हो? देखिए, मेरे ख्याल में खान साहब ने ये कॉल ज़्यादा अपने तक ही रखी है, कुछ मशावरत उन्होंने की है, सीनियर लीडरशिप के साथ भी की है। कल वो उस पर फाइनल मशावरत के बाद जो हो गई है उस पर कल वो अपनी बात वो कर देंगे। मेरे ख्याल में जो मुझे लग रहा है कि मे भी पंजाब का पहले हो। लेकिन एक बात जो आपने चोई साहब की, सालिक साहब की, परवेज साहब के हवाले से बात की है, परवेज इलाही साहब के साथ, देखिए मैं तो इस चीज़ को इस तरह एक और नज़र से देखता हूँ। मुझे नहीं पता कितना टाइम है, मे बी 30-35 सेकंड हो, होपफुली मैं अपनी बात पूरी कर पाऊंगा कि 90 से इस मुल्क में 90 से इस मुल्क में थर्ड फोर्स की जरूरत थी। कि थर्ड फोर्स मतलब है कि थर्ड ऑप्शन आए मियां साहब और बीबी साहिबा की जमात के अलावा। ये जो यूथ एक बहुत बड़ा बल्ज क्रिएट हुआ, जो बहुत लाखों की तादाद में अवेयर यूथ खड़ी हो गई, उन्होंने इमरान खान साहब के पीछे खड़े हो गए, उनको अपना लीडर बना दिया। अब ये एक यूथ की ड्राइविंग फोर्स है खान के पीछे। अब देखें, ये एक मंजिल की तरफ हम जा रहे हैं जो हमारे ख्याल में सही है। हो सकता है कोई एग्री ना करे कि हमने पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव इस्लामिक स्टेट बनानी है, एक ऐसी स्टेट जिसमें सब बराबर हों, जो आइडिया एवरीबडी नोज कि हम क्या चाहते हैं। अब उसमें ये एक ऐसा मिसाल है जैसे एक बहुत बड़ा बहरी जहाज है, वो जा रहा है, उसमें मुसाफिर है। हम उन लोगों की कदर करते हैं जो हमारे साथ एलाइज में हैं, जो हमारे साथ जा रहे हैं, हमको साथ हम दिल से रख के साथ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई पीछे रह जाता है, ये कारवान रुकेगा नहीं। अगर हमारे साथ चोई साहब चलते हैं जो कि रख रखाव वाले लोग हैं, मैं तो चाहूंगा कि ये सफर चलता रहे, क्योंकि अपोजिशन में भी हमारे साथ थे, पिछले अपोजिशन में। लेकिन अगर कोई भी मसला बनता है, हमारा तो सफर चलेगा। कौम इमरान खान साहब के साथ है, इस बात में कोई शक ना रहे। हाँ, अच्छा, वैसे रख रखाव तो उनके साथ फिर पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा उनको अच्छा दिखाया था। वो एक जो पोस्ट थी ही नहीं, वो उनके लिए जरदारी साहब कहते हैं कि मैंने जो है वो इजाद कर ली एक नायब वज़ीर आज़म की, और चौधरी परवेज इलाही साहब को बना दिया। चलें, अनफॉर्चुनेटली आई रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब और इमरान मीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।